सुमेधा, बेटा आज वो दासी पूजा नहीं आई। उसकी शादी तो शायद 2 दिन पहले हो गई थी, हमारे ही महल में एक सिपाही से। हाँ माँ, मुझे पूजा ने बताया था। वो आज महल काम पर आना तो चाहती थी, लेकिन आज उसकी पहली रसोई की रस्म होगी, इसलिए वो आ नहीं पाएगी। अच्छा चलो, कोई नहीं, सभी की जिंदगी के ये खास ही दिन होते हैं। वैसे मुझे उससे अपने शरीर की मालिश करवानी थी, उसके हाथों से बड़ा आराम सा मिलता है। हाँ, पूजा हर काम करती तो अच्छे से ही है, वो ऐसे ही मेरी सहेली नहीं बन गई। माँ, आज तो शायद माया भाभी की भी पहली रसोई होगी। अरे हाँ, मैं तो बिल्कुल भूल ही गई। जाकर माया को जगह मैंने सारी रसोई को उसके हिसाब से चमकवा दिया है और हर तरह की सुविधा की चीज भी मंगवा दी है। मैं चाहती हूँ कि आज मेरी बहू ऐसी पहली रसोई बनाए कि पूरा महल उसके स्वाद से झूम उठे। फिक्र मत कीजिए माँ, ऐसा ही होगा। सुपर्णा की बात सुनकर सुमेधा रानी भाभी माया को लेने के लिए उसके कमरे की तरफ जाने लगी। वहीं दूसरी तरफ माया का कुछ ऐसा हाल था। आज तो मेरी पहली रसोई है, मुझे आज खाना बनाना होगा, लेकिन कैसे? मुझे तो सादा सा हलवा तक बनाना नहीं आता है, और इस राजमहल में तो मुझसे न जाने क्या क्या बनवाया जाएगा। काश काश कि मैं माँ की बात को मान लेती और कुछ बनाना सीख लेती, तो आज मुझ पर ऐसा संकट का पहाड़ न टूट चुका होता। अरे नहीं, शायद मेरे लिए बुलावा आ गया। माया ने डरते डरते दरवाजा खोला। सामने उसकी ननद थी। माया राजमहल में आई पहली और नई बहू थी। वो उस महल की रानी बहू थी जिसमें उसकी महारानी सास सुपर्णा, उसकी राजकुमारी नंद सुमेधा, राजकुमार पति उदय और महाराज ससुर जी थे। माया की आज पहली रसोई की रस्म होनी थी, जिसके लिए वो जरा भी तैयार नहीं थी, लेकिन उसने अपने मुंह पर जरा सा भी डर नहीं दिखाया और वो शांति से सुमेधा के साथ नीचे चली गई। अरे वाह, देखो तो जरा, चांद सा मुखड़ा है मेरी रानी बहू का। आजा बहू। नमस्ते माँ। नमस्ते बहू, हम सभी तो तेरे हाथों का कुछ भी खाने को तैयार हैं। आज तेरी पहली रसोई है ना, तो जाकर कुछ भी बना ले, सामान सारा रसोई में है। सुपर्णा की बात सुनकर माया रसोई में आ गई। रसोई बेहिसाब आलीशान थी, लेकिन ऐसे में रसोई बड़ी या आलीशान होने से कोई फायदा नहीं था, क्योंकि माया को उसका इस्तेमाल ही नहीं आता था। रसोई में ढेरों शाही राशन था, जिसको देखकर माया बोली, इस रसोई में तो सामान भी ढेरों है, अब क्या करूं? अरे हाँ, कोई ऐसी चीज बनाने को बोल देती हूँ जिसका यहाँ सामान न हो। महारानी जी, वो मैं बताना चाहती थी कि सामान पूरा नहीं है। सामान नहीं है बहू? मैंने तो 500 से ज्यादा चीजें मंगवाई थी। वो ना, मैं आप सभी को फॉरेन डेजर्ट तिरामिसू केक खिलाना चाहती थी, लेकिन उसके लिए सामान नहीं है। बहू रानी, क्या सामान चाहिए? हम राजघराने के लोग हैं। उसमें ना एक स्पेशल टाइप की चीज चलती है, साथ ही फिंगर्स भी लेने पड़ते हैं। इतनी सी बात, देख मैं अभी ये सब 2 मिनट में मंगवाती हूँ, तब तक तू कुछ और बना ले। माया का प्लान फेल हो गया और वो उदासी रसोई में आई और एक भगोने में आलू की सब्जी बनाने लगी। काम के बीच में ही उसके पास उसकी नंद सुमेधा आई और माया से बातें करने लगी। माया भाभी, इतनी चीजों और अलग अलग तरह की सब्जियों में आपने आलू ही चूज किए। खैर, आपकी मर्जी। वैसे भाभी जानती हो, यहाँ महल में ना एक बहुत ही अच्छी दासी है, मेरी काफी अच्छी दोस्त है। आज उसकी भी अपने ससुराल में पहली रसोई की रस्म है। अच्छा, पता नहीं वो क्या बना रही होगी। सासू माँ, आज तो मेरी पहली रसोई की रस्म होगी ना, मुझे क्या बनाना है? मेरी बच्ची, तू तो जानती है कि हम गरीब लोग हैं, मुझसे जितना बन पड़ा मैं तेरी रसोई के लिए ये 2-4 आलू, थोड़ा सा दूध और चीनी ले आई, इसी से कुछ बना दे। इससे मैं क्या बना सकती हूँ? अरे हाँ सासू माँ, आपके पास मसाले पीसने को सिलबट्टा तो होगा? हाँ बहू, था तो, लेकिन एक दिन मैं इसे छत से नीचे ला रही थी कि तभी ये मेरे हाथ से छूट गया। बट्टा तो सही सलामत है, लेकिन ससुरी सिल टूट गई। अरे नहीं, अब मैं किस तरह मसाले को पीसूंगी? बहू, ये गरीब खाना ऐसा ही है, यहाँ कुछ नहीं मिलेगा, तू बस सादी सी सब्जी बना दे। सुषमा ऐसे बोलकर चली गई, लेकिन पूजा का दिमाग जुगाड़ू था। उसने मसालों को हाथ से पीसने को एक जुगाड़ लगाया। वो बाहर सड़क से एक ईंट उठाकर लाई, जिसको उसने अच्छे से साफ किया। उसके बाद उसने उसके ऊपर एक पन्नी चढ़ाई और फिर उस पर मसालों को पीसा। अरे वाह, मेरे लहसुन मिर्च सब कुछ पिस गए। अब जल्दी से खाना बना देती हूँ।
पूजा ऐसे बोलकर जैसे ही चूल्हे पर आकर बैठी तो उसने देखा चूल्हा गीला था और लकड़ियां भी नहीं थी। अरे नहीं, इस तरह ये गीला चूल्हा तो कल तक भी नहीं जलेगा और लकड़ियां भी नहीं है। हे भगवान, अब मुझे इसका भी कोई जुगाड़ ही लगाना पड़ेगा। पूजा ऐसे बोलकर रसोई से उठकर बाहर आ गई और सीधा जंगल की तरफ को चली गई, जहां से उसने लकड़ियां ले ली और चूल्हा जुगाड़ से बनाने को 2 ईंटें भी। अब इससे मेरा काम बन जाएगा। अभी पूजा घर को ही आ रही थी कि तभी उसे रास्ते में एक सूखी सूखी खुबानी का पौधा दिखाई दिया। ये खुबानी है? हाँ है, ये तो खुबानी ही। लेकिन ये पौधा मैंने यहाँ आते हुए तो नहीं देखा था, शायद मेरी नजर नहीं पड़ी होगी। माँ ने बताया था कि खुबानी के बीज के अंदर बादाम बनता है, मैं इन्हें ले चलती हूँ। पूजा ने वो खुबानियां भी तोड़ ली और सब कुछ लेकर वो अपने घर आ गई, जहां फिर उसने ईंट का चूल्हा जलाया और दिमाग लगाकर आलू की सब्जी के साथ पूरी और दूध से रबड़ी बना दी। अब रबड़ी तो बन गई, तो मेरे पास तो खुबानी है, मैं उनके अंदर से बादाम निकाल देती हूँ, रबड़ी में डाल दूंगी। पूजा ने जो बोला था वही किया। उसने खुबानियां को काटा और फिर उनके बीज पर उसने सिल का पत्थर मारा। जब बीज टूटा तो उसके अंदर से बादाम निकल आया, जिसको ऐसे ही निकाल कर पूजा ने रबड़ी में डाल दिया और जुगाड़ से स्वादिष्ट खाना बना लिया। अरे वाह, मेरा खाना बन गया। एक काम करती हूँ, थोड़ी सी रबड़ी और आलू पूरी सुमेधा राजकुमारी जी को चखाऊंगी। पूजा ने ऐसे बोलकर थोड़ा सा खाना राजमहल जाने को बचा लिया और बाकी उसने अपने पति और सास के आगे रखा। सुमेधा की रबड़ी और आलू पूरी देखने में ही इतने अच्छे लग रहे थे कि उसके पति और सास का उन्हें देखकर ही मन खुश हो गया। वाह बहू, मैंने तो सोचा भी नहीं था कि दूध और आलू से तू इतने अच्छे पकवान बना देगी। वाह वाह। माँ, जरा खाकर देखो, इसका स्वाद तो और भी ज्यादा अच्छा है। एक तरफ गरीब दासी के घर कुछ ऐसा माहौल था तो वहीं राजमहल में। माया रानी, कोई परेशानी तो नहीं है? खाना कब तक बनेगा? सभी के पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। जी माँ जी, बस बन गया। सुपर्णा की बात सुनकर माया ने डरते डरते अपना बनाया हुआ खाना परोसा और वो उसे लेकर टेबल पर पहुंची। सभी राजमहल के लोग टेबल पर ही बैठे हुए थे। माया ने खाना सभी के प्लेट्स में डाला। खाइए माँ जी, मैंने सूजी का हलवा और साथ में आलू की सब्जी बनाई है। भाभी, क्या ये रात सा काला हलवा है? और ये सब्जी कैसी है? हाँ माँ, कोई ये खाना नहीं खाना। सारे मुंह का स्वाद खराब कर दिया। उदय की बात सुनकर माया के हलक में कुछ जान आ गई कि तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। नमस्ते महारानी। अरे पूजा, माफी चाहती हूँ महारानी सा, वो क्या है ना, आज मेरी पहली रसोई की रस्म थी, तो जो इस करीब ने बनाया सोचा कि आपको भी चखा आऊं। आप एक निवाला ले लीजिए, मुझे खुशी मिलेगी। जरूर पूजा, क्यों नहीं, तुम इतना घबराओ नहीं। सुमेधा ने पूजा से उसकी आलू पूरी और रबड़ी ले ली। वो देखने में ही इतनी स्वादिष्ट लग रही थी कि किसी से अपना हाथ नहीं रोका गया और सभी ने एक एक बाइट पूजा के खाने में से खाया। उसे चखते ही सुपर्णा बोली, अद्भुत पूजा, अभी तक तो तुम्हारे हाथों की मालिश ही देखी थी, अब खाना भी खा लिया। सच में बहुत ही स्वादिष्ट है। बहू, ये बस हमारे राजमहल की गरीब सी दासी है और जरा इसका बनाया हुआ खाना देख। वाह पूजा, दिल खुश कर दिया। सभी ने पूजा की ऐसे ही बहुत तारीफ की और माया को डांटा और फिर अंत में सुपर्णा बोली, पूजा, तुम्हारे इस स्वादिष्ट खाने को खाने के बाद मैंने एक फैसला किया है। आज से अभी से ही मैं तुम्हें बहू रानी को रसोई सिखाने के काम पर लगाती हूँ। तुम माया को खाना बनाना सिखाओगी और साथ ही इसी के साथ मैं तुम्हारी तनख्वाह भी बढ़ाती हूँ। सुपर्णा की बात पर पूजा खुश हो गई। बस फिर क्या था, उसी दिन के बाद से पूजा माया को खाना बनाना सिखाने का काम पर लग गई। अब उसकी तनख्वाह भी बढ़ चुकी थी, तो अब उसके घर के हालात भी सुधरने लगे और अब सब कुछ ठीक हो चुका था। हाय मेरी बच्ची, मेरे कलेजे का टुकड़ा मुझे छोड़कर जा रही है। पता नहीं तेरे बिना मेरा दिल कैसे लगेगा, मैं कैसे रहूंगी। मैं भी आपको बहुत मिस करूंगी माँ। बस कीजिए स्वीटी दीदी, ज्यादा मत रोइए वरना आपका मेकअप खराब हो जाएगा। चलिए जल्दी से गाड़ी के अंदर बैठ जाइए, सब लोग इंतजार कर रहे हैं। अच्छा मम्मी, मैं चलती हूँ। एक तरफ ननंद अपनी विदाई में बहुत ज्यादा रो रही होती है, तो वहीं उसकी तीनों भाभियां जो कि काफी ज्यादा खुश थीं, आपस में खुसर फुसर कर रही थी। आज तो मेरे दिल के अंदर मोतीचूर के बड़े बड़े लड्डू फूट रहे हैं। आखिरकार हमारे ससुराल से इस ननंद की बला जो हमेशा के लिए टल रही है।
मेरा बस चले तो आज मैं नाच नाच कर डांस फ्लोर ही तोड़ दूं, इतनी ज्यादा खुशी हो रही है। अरे अब ये बारात वाले दही की तरह की जम गए। जाओ भी दुल्हन लेके। एक तो हमारी सास जौक की तरह कार से चिपक गई हैं, लगता है लटक कर ससुराल तक जाएंगी। आखिर स्वीटी की तीनों भाभियां ननंद की विदाई होती देखकर इतनी ज्यादा खुशियां क्यों मना रही थी। जहां रुचिका और गुंजन ब्राइडल रूम में बैठी होती हैं, वहीं फुल टशन में स्वीटी अंदर आती है और मेकअप वाली से घमंड में कहती है, लिसन टू मी मेकअप वाली, मैं तुमसे बात कर रही हूँ, जल्दी से मेरा टच अप कर दो, इन दोनों का मेकअप बाद में करना। तभी गुंजन थोड़ा गुस्सैल अंदाज में बोलती है, आहा, अरे ओ बहन जी, हो कौन तुम? बीकानी शादी में अब्दुल्ला दीवाना? अरे हम दोनों होने वाली दुल्हन हैं, बाला वाली को हमने अपॉइंट किया है, तो मेकअप पहले हम करवाएंगे, समझ गई तुम? अब बाहर जाओ। तभी शेफाली अंदर आकर बात को संभालती है, गुंजन रुचिका इसे मिलो, ये स्वीटी है, हम तीनों की इकलौती ननन, कल ही हैदराबाद से आई है। रुचिका थोड़ा फुसफुसाती है, गुंजन जिठानी जी इसके बारे में बताया था, ये बहुत घमंडी है, पूरी की पूरी साइको है, इसे ही करवा लेने तो पहले मेकअप। ये ननन ना बड़ी नखरीली होती है, पता चले ससुराल में हम दोनों से चुल मचाने लगे। सॉरी स्वीटी दीदी, आइए पहले आप मेकअप करवा लीजिए, हम आपको पहचान नहीं पाए। ये पहली मुलाकात याद रहेगी भाभी, इस इंसल्ट का बदला मैंने सोच समेत नहीं लिया तो स्वीटी नाम नहीं मेरा। जस्ट वेट एंड वॉच माई ट्रायो भाभीज। दरअसल सुजाता देवी की 4 संतान, जिसमें 3 बेटे अंकित, अनूप और विवेक के बाद चौथी लाडली बेटी स्वीटी थी, जो कि नेचर के बहुत ज्यादा घमंडी मिजाज वाली थी। उसके घमंडी बर्ताव से शेफाली बहुत अच्छी तरह से वाकिफ थी, जबकि रुचिका गुंजन के लिए ननंद का नखरीला बर्ताव झेलना बाकी था। आ जाओ मेरी प्यारी प्यारी बहू, तुम्हारा स्वागत है, सीधे पैर से कलश गिराकर अंदर आ जाओ। जी मम्मी जी। जैसे ही दोनों अंदर आती हैं तो स्वीटी रास्ता रोक लेती है, नो वेज भैया भाभी, आज ऐसे अंदर जाने को नहीं मिलेगा, एंट्री फीस भरनी होगी। तेरे लिए तो हमारी जान भी हाजिर है मेरी प्यारी बहना, बता तुझे क्या चाहिए? अरे मेरे प्यारे प्यारे भैया, आप सबकी तो जेब तो आपकी कंजर सालियों ने काट ली, अब मेरी बारी है भाभियों को लूटने की। चलो चलो मेरी प्यारी प्यारी नई नवेली भाभियों, अपनी इकलौती ननंद को नेक दो। दोनों अपना पर्स टटोलती हैं और 500 रुपए निकाल कर ननंद को देती हैं। ये लो हमारी प्यारी प्यारी ननंद, तुम्हारा नेक, अब खुश हो ना? बस 500 का पत्ता? अरे भाभी, इससे ज्यादा तो मैं वेटर को टिप दे देती हूँ, इसमें तो मेरी एक लिपस्टिक भी नहीं आएगी, पर थैंक्स, आप दोनों का प्यार समझकर मैं इसे रख लेती हूँ। ऐसा बोलकर स्वीटी गुंजन के गले लगकर घमंड से उसके कान में फुसफुसाती है, कैसा लगा इज्जत का फालूदा बनते देखकर मेरी प्यारी प्यारी भाभी? आगे से मुझसे पंगा मत लेना, वरना इसी तरह से ईंट का जवाब पत्थर से मिलेगा। बाप रे, ये ननन तो बिल्कुल तीखी मिर्ची जितनी तेज तरार है, इसे तो बचकर रहना पड़ेगा। रुचिका को ससुराल में 1 सप्ताह का समय बीत जाता है। एक सुबह ननन गुस्से में लाल पीली होकर पलंग पर रजाई में पड़े पड़े चिल्लाती है, शेफाली भाभी, ओ शेफाली भाभी, अरे कहाँ मर गई मेरी महान भाभी, मेरी बेटी कहाँ है? बस 2 मिनट लाती हूँ ननन जी। हे भगवान, आज तो इस ननन के गुस्से का शिकार होना पड़ेगा मुझे। शेफाली डरकर चाय लेकर आती है, उसके हाथ कपकपाने से कप की आवाज आ रही थी। ये लीजिए ननन जी चाय। इतनी देर से चाय लाई है, आलसी कहीं की, अभी बताती हूँ। ये चाय बिल्कुल ठंडी हो गई है, मुझे नहीं पीनी, जाकर मेरे लिए दोबारा से बनाकर लाओ। नाउ गेट लॉस्ट। बस स्वीटी दीदी, चाय में से अभी भी भाप निकल रही है, एकदम गर्म है, पी लीजिए, क्यों परेशान कर रही हैं? गुस्से में स्वीटी चाय दूर फेंक देती है। गर्मा गर्म चाय के छींटे से शेफाली का हाथ जल जाता है, उस बेचारी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरा हाथ। दौड़ी दौड़ी दोनों छोटी भाभी और सुजाता भी कमरे में आती है। क्या हुआ शेफाली भाभी, अब ठीक तो है? आओ आओ पधारो मेरी महान भाभियों, आप दोनों की कमी थी। अरे शेफाली, तुम तीनों से मिलकर भी मेरी एक बेटी को सुबह की बेटी नहीं दी जाती, जब देखो मेरी फूल सी बच्ची को गुस्सा दिलाती रहती हो। इतने सब के बाद भी सुजाता अपनी घमंडी बेटी का ही पक्ष लेती है। तीनों रसोई में लौट आई, जहां रुचिका मलहम लगाते हुए बोली, ये तो सासू माँ की बहुत गलत बात है, हर बात में अपनी घमंडी बेटी का ही पक्ष लेती हैं। पता नहीं शेफाली भाभी, आप कैसे इस घमंडी अकड़ू ननंद के नखरे बर्दाश्त करती हैं? हमारी तो 1 हफ्ते में हालत खराब हो गई, 100 नखरे हैं महारानी के। पता नहीं कब जाएगी इस घर से, क्यों ना हम इसकी शादी करवा दे, तब तो भला टल जाएगी। तभी किचन के बाहर से स्वीटी अपने तीनों भाभियों की बातचीत सुन लेती है।
अच्छा जी, तो यहाँ मेरी तीनों भाभी मुझे मेरे घर से भगाने की साजिश कर रही हैं। कोई बात नहीं, जितने चाहे पापड़ बेल लो, मैंने भी इनके प्लान पर पानी नहीं फेरा तो स्वीटी नाम नहीं मेरा। इसी तरह तीनों भाभियां अच्छे अच्छे रिश्ते लेकर आती हैं, लेकिन स्वीटी जानबूझकर ऐसी हरकत कर देती है कि वो मना कर देते थे। जी शौर्य जी, ये हमारी सासू माँ है और यह रही हमारी ननद। जी नमस्ते। अच्छा, तो ये है वो बकरा जिसके साथ मेरी भाभी मेरा रिश्ता करवाना चाहती हैं। अब भी फुर करती हूँ इसे। स्वीटी जानबूझकर बिगड़ाए लड़की की तरह बर्ताव करती है, आंख मारती है और हाथ मिलाती है। हेलो हैंडसम, यू आर सो हॉट। तुम बिल्कुल मेरे टाइप के हो, टॉल हैंडसम। लेकिन क्या मैं तुम्हें पसंद हूँ? हाँ जी बिल्कुल, आप मुझे पसंद हैं। इनफैक्ट मुझे तो आपके जैसे मॉडल ख्यालातों की लड़की चाहिए थी। मगर मैं जीन्स टॉप पहनती हूँ, सूट सलवार नहीं। मुझे मंजूर है। मैं कभी कभी पीती भी हूँ और जिसको भी जाती हूँ। कोई बात नहीं, शादी के बाद हम दोनों चलेंगे, मुझे रिश्ता मंजूर है। इस तरह घमंडी ननंद खुद अपनी जाल में फंस जाती है। उसका मुंह खुला का खुला रह जाता है। तभी मौके का फायदा उठाते हुए भाभी एक के बाद एक उनके मुंह में लड्डू ठोस देती है। बहुत बहुत मुबारक हो हमारी प्यारी ननंद, अभी तक अपने इशारों पर तुमने हमें नचाया था, अब हम तीनों की बारी है नचाने की। देखते देखते शादी की रस्म और रिवाज शुरू हो जाते हैं। तीनों भाभी खुशी के मारे हल्दी मेहंदी संगीत में बहुत नाचती हैं। एक भाभी ढोल बजाती है, एक भाभी नाचती है और एक भाभी गाती है। ये गलियां ये चौबारा, यहाँ आना नौ दोबारा, अब तुम तो हुए परदेसी कि तुम्हारा यहाँ कोई नहीं, ननंद रानी कोई नहीं। इस तरह से धूमधाम से ननंद की शादी हो जाती है और विदाई का समय भी आ जाता है। तीनों भाभियां खुशी मना रही होती हैं। तभी जैसे ही ननंद की गाड़ी ससुराल के आगे से गुजरती है तो तीनों भाभी खुशी से नाचते हुए जश्न मनाती हैं। ए ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ढिंका चिका ए ए ए ए।